हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल साइंसेस में। आई होप आपको हमारा ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही होगी, है ना। काफ़ी यूज़फुल इंसाइट्स और काफ़ी यूज़फुल स्ट्रेटेजी आपको एटलीस्ट अप्रोच आपको समझ में आया होगा, जो हमारा शुरू से ही क्या था, हमारा मेन पर्पस था। ठीक है, हाँ मैं जानता हूँ थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा इरेगुलरिटी हो रही, क्योंकि बेटा में जो है ना अपने ऑफलाइन बैचेस वगैरह हो गए, है ना, जो इनके डाउट्स होते हैं इनके साथ थोड़ा सा मैनेज करना पड़ रहा है। तो जस्ट थोड़ा सा समय दीजिए, हम एक सिंक में आ जाएंगे, फिर आपको ये वीडियोस रेगुलर बेसिस पर अपलोड हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो हम अपने डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, तो जो स्टार्टिंग से हमने जो क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करने जा रहे थे, स्टार्ट किया था हमने, वो क्वेश्चंस को क्या करें पहले देख लें, ताकि आपको एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच समझ में आ जाएगा कि हमको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 क्या था हमारा, हमसे पूछा है वेव फंक्शन ऑफ वन डायमेंशनल क्वांटम सिस्टम है ना। तो उन्होंने क्या किया है, वेव फंक्शन का एक एक्सप्रेशन दिया है, और क्या पूछा है, ए का डायमेंशन। तो ये बेसिक है ना, डायमेंशनल एनालिसिस का सवाल है, सिंपल है ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या कैच है कि आपको अगर डायमेंशन पता होना चाहिए, तो बेटा एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि जो डायमेंशन होगा वो सेम क्वांटिटी का ऐड और सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है। मतलब सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड टुगेदर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है यार, एक बात बताओ, अगर लेंथ है मेरे पास, तो लेंथ के साथ मैं क्या ऐड करूंगा? लेंथ ही जोड़ूंगा, है ना। लेंथ के साथ मीटर है तो मीटर में मीटर ही तो जोड़ूंगा, लेंथ के साथ मास थोड़ी ना जोड़ दूंगा। ठीक है, तो यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, इसका यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो ये बोल रहा है वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन दिया है, ए का डायमेंशन बताना है, कैपिटल ए का। तो देखो इस टर्म को ध्यान से देखो, साई इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं आपके लिए वापस, ए इंटू एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो बेटा ये चीज देखो, ये वाला टर्म जो है आपका, ये वाला टर्म, ये क्या है आपका? एक्सपोनेंट फंक्शन है। और आपको पता होता है कि जो एक्सपोनेंट होता है ई की पावर में, अगर हम कोई भी सब्सटेंस ले या कोई भी वैल्यू ले, तो हमें क्या मिलेगा? हमें एक प्योर नंबर मिलेगा। ई की पावर 2 हो गया, ई की पावर 3 हो गया, ई की पावर 4 हो गया, एनीथिंग रेज टू द पावर ऑफ ई इज सिंपली जस्ट अ नंबर। और नंबर का डायमेंशन क्या होता है? वन। नंबर कोई वन इन द सेंस मतलब नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसका मतलब ये जो है ये किसके बराबर हो जाएगा? वन के। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपका जो ये वेव फंक्शन है ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें? साई इज इक्वल टू ए इंटू एक्स में, क्योंकि जो एक्सपोनेंट है वो तो डायमेंशनलेस है। अब बस मुझे क्या करना है? ए का डायमेंशन पता करना है। बट बेटा प्रॉब्लम हमारे साथ ये फंस गई कि हमारे पास यहाँ कितनी इक्वेशन है? केवल एक इक्वेशन है। कौन सी वाली? ये वाली। ओनली वी हैव अ वन इक्वेशन, साई इज इक्वल टू ए एक्स, जिसका हमें डायमेंशन निकालना है। बट यहाँ पे हमें ए, इसका डायमेंशन नहीं पता, इसका तो पूछा है। और ये जो वेव फंक्शन है साई, इसका भी डायमेंशन हमें नहीं पता। हमें तो बस ये बोला है कि जो वेव फंक्शन साई है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। बट इसका डायमेंशन क्या होगा ये हमें नहीं पता। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम एक इक्वेशन से दो अननोन तो नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? एक वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, वो क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा? वो प्रॉपर्टी होती है कि वेव फंक्शन का अगर हम स्क्वायर कर दे, इंटीग्रेट ओवर द स्मॉल लेंथ dx, तो ये इंटीग्रेशन आपको हमेशा क्या देता है? वन। दिस इज कॉल्ड एज कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, ये एक नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन होती है। द स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन इंटीग्रेट ओवर द स्मॉल लेंथ dx, क्योंकि हमारा वन डायमेंशन क्वांटम सिस्टम है, तो इसका इंटीग्रेशन आपको क्या देगा? वन। दिस इज नथिंग बट द कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, या इसे हम एक प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर मुझे ये पता है कि साई स्क्वायर dx जो होता है ये कितना होगा? वन होगा। तो अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ? साई स्क्वायर इंटू, अच्छा dx है, dx क्या है? स्मॉल चेंज इन लेंथ, और लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? l, एंड डेट इज इक्वल टू वन। dx इज नथिंग बट द, अरे यार dx क्या है? भले स्मॉल चेंज ही सही, मेजर तो लेंथ ही कर रहा है, इसका मतलब dx का डायमेंशन क्या होगा? लेंथ का डायमेंशन। साई स्क्वायर l इज इक्वल टू वन, तो यहाँ से साई स्क्वायर हो जाएगा वन अपॉन एल। देयरफॉर हमें यहाँ से क्या हुआ? साई जो हमारा वेव फंक्शन है उसका डायमेंशन मिल गया क्या? अंडर रूट ऑफ वन बाई एल। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एल की पावर माइनस वन बाई, लिख सकते हैं। क्यों भाई? वन बाई एल को कैसे लिख सकता हूँ? एल की पावर
-1 और इस पूरे का स्क्वायर रूट, तो हो गया ना l की पावर -1/2। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द मैनिपुलेशन ऑफ द इक्वेशन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो बस अब हमें साई का भी क्या पता चल गया, डायमेंशन पता चल गया, एक्स का डायमेंशन ऑलरेडी पता है एल होता है। अब यहाँ से हम सिंपली आसानी से क्या निकाल सकते हैं, ए का डायमेंशन। तो बेटा ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा, साई का डायमेंशन अपॉन एक्स का डायमेंशन। तो साई का डायमेंशन आप लिख सकते, अभी निकाले हो कितना, एल की पावर -1/2। एक्स का डायमेंशन आपको पता है एल, अच्छा जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, तो एल की पावर कितनी है 1। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल की पावर -1/2 इंटू एल की पावर 1। और लॉ ऑफ इंडाइसिस में आपने ये चीज़ पढ़ी है कि जब बेस सेम होती है, जब दोनों का बेस सेम होता है तो ये पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती है। तो कितना होगा, -1/2 + 1/2, तो डेट इज कितना, एल की पावर -3/2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट इसमें, आपका ऑप्शन 3। ठीक है, तो इस तरीके से तो एक सिंपल डायमेंशनल एनालिसिस पे ये आपका सवाल था। ठीक है, अब देखो एक चीज़ मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो सवाल है आप बिलीव नहीं करोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था गेट 1992 में, है ना। तो हम तो ऑफलाइन में अपने बच्चों को है ना पूरा गेट 1990 से, जब से वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हुआ था, मतलब है ना बहुत तो ना पुराने से, 1990 से लेके 2025 तक के क्वेश्चंस हम अपने ऑफलाइन बैचेस में बच्चों को कराते हैं। और प्रीवियस ईयर के जो नेट के हैं वो 2011 से 2025 तक, ताकि सारे ट्रेंड हो गया, सारे क्वेश्चंस हो गए जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो हमें पता हो। तो आप सोच सकते हो, देखो गेट 1992 का क्वेश्चन एज इट इज, आप अगर आपके पास अगर पेपर हो नहीं हो तो आप मुझे जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप खुद देखना उसमें कि सिंपल एज इट इज छपा छपाया क्वेश्चन पूछा था गेट 1992 में कि साई का डायमेंशन क्या होगा। तो जब बच्चे ये करके गए होंगे तो उनको तो ये पूरा का पूरा कैलकुलेट ही नहीं करना होगा, डायरेक्ट ये सवाल वो टिक कर सकते हैं एल की पावर -3/2। बाकी करने का तरीका कैसा है वो मैंने आपको बता दिया। इसलिए मैंने अगर आपको कहा था याद हो कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, कहा था पहले वीडियो में, हिस्ट्री अपने आप को क्या करती है, रिपीट करती है। तो अगर आपका सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि थ्योरी नोट्स जो पढ़े हैं आपने उसके बाद आप PYQ को अच्छे से सॉल्व करो। ऐसा ना हो कि पहले पिछले साल से कोई सवाल आए एज इट इज़ और आप उसको भी सॉल्व करने में टाइम वेस्ट कर दो। तो ऐसे सवाल को सॉल्व नहीं करना बेटा, ऐसे सवाल आपको पता होने चाहिए और डायरेक्ट आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए उस क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए देखिए ये भी एक अच्छा सवाल है। इसमें क्या पूछा है उसने कि पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है V(x) का, और क्या पूछा है इसमें, फोर्स कांस्टेंट क्या होगा, है ना। फोर्स कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं, K से। हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के केस में फोर्स कांस्टेंट K होता है। तो देखिए आपने शायद पहले कहीं है ना एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, V = ½ kx²। ठीक है, क्लियर। बस इसमें अंदर क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे x की जगह क्या दिया हुआ है, x - xc दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर बोला है। तो हम क्या करेंगे, हमारा पर्पस ये होगा कि हम क्या करें, x की वैल्यू को पता करें एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, दैट इज xc पर। तो कैसे करेंगे, तो वैसे तो इसका डेरिवेशन होता है, ये हम ना क्लासेस में डिटेल में समझाते हैं, बट फोर्स कांस्टेंट जो है जो निकलता है वो कैसे निकलता है, वो इस पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन को डबल डिफरेंशिएट करने पे निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू x। और ये किस पोजीशन के लिए होना चाहिए, x = xc के लिए। ठीक है, अब तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करेंगे, डेट इज कॉल्ड एज टेलर एक्सपेंशन, या टेलर एक्सपेंशन सीरीज होती है, या आपने एक बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन सुना होगा वो होती है। वो क्या होता है, वो ये जो टर्म है आपका e की पावर में, क्या है e की पावर में, e की पावर -α x - xe, ये वाला टर्म। ठीक है, इसका अप्रोक्सीमेटली सोल्यूशन हम टेलर एक्सपेंशन से निकाल सकते हैं। अब बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्या है ना, ये चीज़ आपको थोड़ा दुख दे रही होगी, x - xc बार बार लिखना पड़े, तो हम क्या करते हैं इसको, है ना, हम इसको एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं। लेट से हम इसको क्या कह रहे हैं, u कह रहे हैं, ताकि थोड़ा सा चीज़ हमारे लिए क्या आ जाए, हो जाए, आसान हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, ये हो जाएगा e की पावर -αu, दिखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसका जो टेलर एक्सपेंशन होगा ये अप्रोक्सीमेटली होता है 1 - αu + ½ α² u², माइनस का साइन लगेगा और इस तरीके से ये क्या करेगा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस में एक्सपेंशन बढ़ता जाएगा। 1/6 α³ u है ना, वो है ना, पावर अल्फा की पावर्स क्या होती जाएंगी और यू की पावर्स क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। बट अब हमें क्या करना है,
कि सारे एक्सपेंशन के टर्म्स लेने, नहीं, हमें कहाँ तक स्टॉप करना है। तो आप देखोगे कि आपका जो पोटेंशियल एनर्जी का टर्म है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक टर्म है। तो हमें अप टू अल्फा की कौन सी पावर लेनी है, एक्स। क्यों, ये यू को आपने क्या माना था, एक्स माइनस एक्स ही तो माना था, तो उसका स्क्वायर वाला टर्म हमें चाहिए। तो हम केवल क्या करेंगे, इतने वाले टर्म को क्या करेंगे, है ना, ले लेंगे, बाकी टर्म को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। द टर्म कंटेनिंग हायर पावर ऑफ अल्फा कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन था वी ऑफ एक्स क्या था, डी ई, है ना, 1 माइनस, ये था ना आपका, देखो 1 माइनस ई की पावर माइनस अल्फा एक्स माइनस एक्स ई का होल स्क्वायर। तो इसको हमने क्या किया था, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, कैसे, ठीक है, इस वैल्यू को क्या करेंगे हम वापस यहाँ पर रखेंगे, क्या हो गया डी 1 माइनस, और अभी अभी आपने जो टेलर एक्सपेंशन था इसको क्या अप्रोक्सीमेटली किया था 1 माइनस, ठीक है, ब्रैकेट में ध्यान से देखना 1 माइनस, क्यों बेटा 1 माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये इसका एक्सपेंशन है, ठीक है, ये इसका एक्सपेंशन है। ये जो चीज़ है 1 माइनस, ये तो हमको एज इट इज लिखनी पड़ेगी 1 माइनस, और ये जो ई की पावर में है उसका एक्सपेंशन है 1 माइनस क्या, ये पूरा का पूरा टर्म अल्फा यू प्लस हाफ अल्फा स्क्वायर यू स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम थोड़ा फास्ट करें इस चीज़ को, तो देख बेटा 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो काटने के बाद क्या बचा, काटने के बाद बचा डी ई, 1 से 1 तो कट ही गया था, क्या बचा माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस अल्फा यू, और ये माइनस यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस हाफ अल्फा स्क्वायर यू स्क्वायर, और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये क्या एक्सप्रेशन है बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये आपको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड, डी ई क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर यू स्क्वायर, ठीक है, और ये b, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 अल्फा की पावर 4 यू की पावर 4 माइनस अल्फा क्यूब यू क्यूब, है ना, वो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने से। अब आपको पता है बेटा कि अल्फा की पावर u4 इसको हम नहीं लेंगे, इसको भी हम नहीं लेंगे, क्यों, हमारा जो एक्सप्रेशन है v इजिकल टू हाफ के एक्स स्क्वायर का, ये कौन सा टर्म था बेटा, ये हमारा क्वाड्रेटिक टर्म था। क्वाड्रेटिक टर्म था मतलब x की मैक्सिमम पावर कितनी होगी 2 होगी, तो हमें भी केवल कौन सा टर्म लेना है यहाँ पे, जहाँ x की पावर क्या हो मैक्सिमम 2 हो। ठीक है, तो हम केवल कौन सा टर्म लेंगे, डी ई अल्फा स्क्वायर और यू स्क्वायर का। ठीक है, चलिए मैं इसको पहले पूरा हटा देता हूँ ताकि है ना जगह हो जाए, इस पूरे को हटा रहा हूँ मैं। अब हमारे पास v का एक्सप्रेशन क्या आ गया, डी अल्फा स्क्वायर यू स्क्वायर, अभी सिंप्लीफाई हो गया। अब बस क्या करना है मुझे, u को अपनी जगह वापस पुट कर देना है। तो बेटा मैंने u को क्या माना था, x माइनस एक्स ही माना था, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अल्फा स्क्वायर एक्स माइनस एक्स ही। ठीक है, अब आप इसको कंपेयर करो जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी हाफ की एक्स स्क्वायर से, जो हमको पता था, जो पहले हमने पढ़ी है, ये तो हमने खैर 11th-12th में ही पढ़ा होगा, v इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। तो बेटा LHS और RHS को कंपेयर कर लो, तो बेटा मुझे क्लियरली समझ में आएगा। अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन को इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लिखूँ तो कैसे लिखूंगा, एक्स माइनस एक्स ए का होल स्क्वायर, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए होगा और हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के केस में। तो अब बस अगर मैं LHS और RHS को कंपेयर करूँ तो मेरे को क्या समझ में आ रहा है, मेरे को समझ में ये आ रहा है कि ये वाला जो टर्म है डी माइनस, देखो ये जो है, और क्या एक स्क्वायर और होगा, वही मैं सोचूँ एक स्क्वायर और होगा, तो ये वाला टर्म दोनों के लिए बराबर है, तो इसका मतलब जो इसका कोएफिशिएंट होगा वो हाफ के बराबर होगा। इसका मतलब डी ई अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के, और हमें तो क्या पूछा है, फोर्स कांस्टेंट पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा 2 DE अल्फा स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 DE अल्फा स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर। तो दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच, है ना, पूरा फुल डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का सहारा लेके टेलर एक्सपेंशन, ये जो थोड़ा नॉर्मल मैथमेटिकल कंसेप्ट होते हैं इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा फुल डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लीजिए। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है C60 के बारे में। अगेन हमारे पास 4 स्टेटमेंट है, तो मैंने कहा था क्या करना है, पूरे के पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल कुछ को पढ़ो। तो जैसे देखिए पहला, इट एग्जिबिट ग्रेटर डिग्री ऑफ डिलोकलाइजेशन देन बेंजीन, तो क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है,
नहीं बेटा, ये पहला स्टेटमेंट ही क्या है आपका, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बेटा जो ये C60 होता है इसे हम कहते हैं फ्यूलरीन या बकमिंस्टर फ्यूलरीन। और अगर आपको पता हो या अगर आपने पढ़ा हो तो बेसिकली एक जो सॉकर बॉल होती है ना, उसके जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होती हैं, कुछ पेंटागन रिंग्स होती हैं और कुछ हेक्सागन रिंग होती हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ बनाने की, वैसे तो मैं आपको चाहता तो इसकी इमेज डायरेक्टली दे सकता था, हम तो ऑनलाइन देख रहे हैं, बट तो होता क्या है, एक पेंटागन रिंग होगी और इसके आसपास सराउंडेड इस तरीके से कुछ है ना, पूरा बहुत प्रॉपरली तो ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा मैं, फिर भी कोशिश कर सकता हूँ बनाने की ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले। तो इस तरीके से कुछ होता है। कैसे जाएगा ये, तो ना थोड़ा सा सर्कल में थोड़ा सा दिक्कत तो जाती है, ये ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसा, इस तरीके कुछ भी समथिंग लाइक दैट। और क्या होता है यहाँ पे आप देखोगे, ये जो होता है ना अल्टरनेट पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होता है, मतलब अल्टरनेट सिग्मा पाई होता है इस तरीके से। तो आप देखोगे कि बकमिंस्टर फ्यूलरीन का ये पार्शियल स्ट्रक्चर बना है, फिर आपको एक रफ आइडिया तो लग ही गया है। तो इसमें आप ये देखते हो कि जो पेंटागन रिंग है ये वाली, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ये फुली कॉन्जुगेटेड नहीं होती, ये पार्शियली कॉन्जुगेटेड होती है। क्यों? आप खुद ही सोचो, एक पेंटागन रिंग है और एक हेक्सागन रिंग है, तो हेक्सागन में तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो जाएगा, लेकिन 5 मेंबर रिंग में कंप्लीट कॉन्जुगेशन कैसे होगा पाई बॉन्ड का? तो अगर 6 और 5 का जो जंक्शन है वहां पे क्या होगा, कहीं कहीं आपको डीलोकलाइजेशन नहीं मिलेगा, रिंग क्या मिलेगी, अनसैचुरेटेड मिलेगी, मतलब नॉन कॉन्जुगेटेड मिलेगी। तो उस वजह से क्या होगा, अगर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं है, जबकि बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन में तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होता है, इसलिए बेंजीन एरोमेटिक और हाईली स्टेबल होती है। तो क्या बोल रहा है ये पहला स्टेटमेंट, इट एग्जिबिट ग्रेटर डिग्री ऑफ डीलोकलाइजेशन देन बेंजीन। अरे ये तो बेंजीन से भी गया गुजरा है, बेंजीन से भी कम डीलोकलाइजेशन है, तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। अब पहला स्टेटमेंट अगर गलत हो गया तो इसका मतलब ऑप्शन 3 तो हो नहीं सकता, ऑप्शन 2 भी नहीं हो सकता, है ना। यहाँ सब में क्लियर कर लिया। अब या तो 1 या तो 4, तो इसका मतलब बस मुझे बी पता चल जाए, है ना, सी और डी की भी जरूरत नहीं है। देखिए बी क्या लिखा है, इट इज ससेप्टेबल टुवर्ड एडिशन रिएक्शन देन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो अगर आप इसको कोरिलेट करो बेंजीन से, तो बेंजीन कैसी रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन का जो पाई बॉन्ड होता है वो डिलोकलाइज होता है, और एडिशन रिएक्शन कौन देते हैं, पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड्स जैसे एल्कीन और एल्काइंस देते हैं। तो क्या बेंजीन एडिशन रिएक्शन देता है? क्या आपने बेंजीन का हेलोजनेशन सुना है, डबल बॉन्ड हटके 2 Br लग गए हो? नहीं होता। बेंजीन क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो अगर इसकी जो फ्लोरीन की जो स्ट्रक्चर है दैट इज लेस डीलोकलाइज्ड देन बेंजीन, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये प्लेनर ही नहीं है, अगर ये डीलोकलाइज्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा कि एडिशन रिएक्शन देगा। तुम ऐसे सोचो, जो ये कर्वेचर होता है ये बॉल का, बकमिंस्टर फ्लोरीन का, उसकी वजह से क्या होता है ना, इस मॉलिक्यूल में एक स्ट्रेन डेवलप होता है, और इस वजह से ये बकमिंस्टर फ्लोरीन क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो हाईली रिएक्टिव होंगे ना, तो तुरंत क्या करेंगे, अपने पाई बॉन्ड को ब्रेक करके ऐड करके कहाँ जाना पसंद करेंगे, सिंगल बॉन्ड में। जबकि बेंजीन हाईली स्टेबल होता है तो वो एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। तो उसका मतलब इट इज ससेप्टेबल टुवर्ड एडिशन रिएक्शन देन सब्स्टिट्यूशन। तो ये ऑप्शन क्या है बेटा आपका, करेक्ट है। और जैसे आपका बी करेक्ट हुआ, आपने बोल दिया मेरा आंसर कितना है, बी सी डी। बाकी को भी देख सकते हो। इट्स स्फेरिकल स्ट्रक्चर ऑफ C60, ये अभी हमने डिस्कस किया। जो उसका एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है ना, तो उस वजह से मॉलिक्यूल में क्या डेवलप होता है, स्ट्रेन डेवलप होता है, उस वजह से ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। और लास्ट, इट्स ओवरऑल रिएक्टिविटी इज मोर लाइक ऑफ अ साइक्लोएल्कीन, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एल्कीन से ज़्यादा रिसेंबल करता है। तो अगर आप एक बेंजीन को पकड़ लो और उससे कंपेयर कर लो, तो बाकी चारों स्टेटमेंट आपको उसके रिस्पेक्ट में समझ में आ जाएगा। बेंजीन और इसमें दोनों में क्या होता है, कंट्रास्टिंग डिफरेंस होता है, ठीक है। चलिए, तो ये सिंपल आपका थ्योरी या फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये एरोमेटिसिटी से आया है। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो ये कैसे निकालेंगे, तो ये जो Sb5 है ना, ये आपका क्या है, ये आपका एक लुईस एसिड है। तो ये लुईस एसिड क्या करेगा, ये जो क्लोरीन के लोन पेयर है इसको क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, है ना। तो ये Sb क्या करता है, इट टेक्स अवे द क्लोराइड आयन, है ना, बिकॉज इट इज अ लुईस एसिड। तो ये लोन पेयर ऐसे एक्सेप्ट करेगा, तो Sb5 और 2 Cl इसके साथ मिल जाएंगे। और क्योंकि
ये अपना Cl माइनस लेके चला गया होगा, तो उस पूरे पे चार्ज कैसा होगा, 2 माइनस का। और जैसे ये बॉन्ड शिफ्ट होगा ऐसे, तो इस रिंग पर कैसा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव। तो अगर मैं इसको ढंग से बनाऊं एक 4 मेंबर के रिंग को, तो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। तो कैसा स्ट्रक्चर बना मेरा, डाइकेटायन। और ये पूछा है इनमें से क्या होगा। तो अगर आप देखोगे, तो अगर आप इस 4 मेंबर के रिंग को देखोगे, तो हर कार्बन आपको sp2 हाइब्रिडाइज दिखेगा, डबल बॉन्ड वाला तो होता ही है। और कार्बोकेटाइन की ज्योमेट्री भी क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होती है, sp2। तो इसका मतलब अगर पूरा कार्बन sp2 है, तो मतलब पूरा रिंग सिस्टम प्लेनर है। और हकल रूल ये कहता है कि केवल वो कंपाउंड एरोमेटिक होंगे जो क्या हो, साइक्लिक हो, कॉन्जुगेटेड हो। कॉन्जुगेटेड है, अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसके साथ कॉन्जुगेशन में, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन, मतलब ओवरऑल ये सिस्टम क्या है, कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, कॉन्जुगेशन की कंडीशन भी ये है ना कि इसका जो पाई बॉन्ड है और इसके बगल वाले कार्बन के पास क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है, तो अगेन दिस इज अ कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम, अ डाइकेटायन। और कितना रूल फॉलो कर रहा है, 4n की 4n+2। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं मेरे पास, केवल 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं 4n+2 में n की वैल्यू 0 रख दूं, तो कितना आएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो उसका मतलब ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, 4n+2। और 4n+2 रूल अगर फॉलो कर रहा है, ये कंपाउंड मेरा क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ठीक है, इस तरीके से इसको करते हैं। ईजी था, सिंपल था, है ना। बस आपको ये पता, तो ऐसे तो खैर सवाल है ना बहुत आप देखे हो गए, है ना। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बट आपको ये चीज़ कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है इस पर, तो इस टाइप के सवाल आप आसानी से कर सकते होगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 5वां सवाल, करेक्ट IUPAC ने पूछा। बेटा इसमें क्या है ना, थोड़ा सा अब आपको स्मार्टली काम करना पड़ेगा। मैंने कहा ना, खच्चर की तरह काम नहीं करना पड़ेगा। खच्चर क्या होता है, पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। करेक्ट IUPAC ने पूछा, तो पहले क्या करेंगे, एक एक करके सोचेंगे, है ना। पूरा एकदम से नहीं निकालेंगे, क्योंकि क्या हो, एकदम से पूरा निकालने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। हमें तो केवल 4 में से जो सही ऑप्शन है वही मैच करना है ना। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाती है बेटा नंबरिंग। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये कैसा कंपाउंड है बेटा मेरा, ये कंपाउंड है मेरा बाईसाइक्लो कंपाउंड है। और बाईसाइक्लो में कंपाउंड में जो नंबरिंग होती है वो होती है, ये जो ब्रिज हेड कार्बन है ना, इनके कंपैरिजन में होती है। कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया तो उसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, इसका साइज छोटा कर देंगे हम, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ये जो होता है ना, ये वाला कार्बन, ये क्या होता है हमारा, ब्रिज हेड कार्बन होता है। यहां से स्टार्ट करते हो, चाहे ऊपर से करो चाहे नीचे से, लेकिन करना ब्रिज हेड से, ये रूल है बाईसाइक्लो कंपाउंड का। अब ऊपर से करेंगे नीचे से, तो अब वहां से करेंगे जहां से हमें नेक्स्ट रिंग के जाने पर जो है डबल बॉन्ड पहले मिले, मतलब जो पहली प्रायोरिटी देंगे वो किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। तो मैं अगर ऊपर से नंबरिंग करता हूँ 1, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। और नीचे से करता तो ये 1, ये वाला होता 2, ये वाला होता 3। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर डबल बॉन्ड तो दोनों 3 पे आ रहा है, ऊपर जाने पर भी और नीचे जाने पे भी। तो अगर जब दोनों जगह जाने से डबल बॉन्ड को 3 नंबर ही मिल रहा है, मतलब सेम नंबर मिल रहा है, तो फिर हम किसको प्रायोरिटी देंगे, सब्स्टिट्यूएंट को। तो अब ऊपर से जाने पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड को भी 3 मिल रहा है और मिथाइल को भी 3 मिल रहा है। लेकिन नीचे से जाऊंगा तो डबल बॉन्ड को तो 3 मिल रहा है, लेकिन मिथाइल को 4 मिल रहा है। और लोएस्ट लोकेंट रूल लगता है, जो कि ये कहता है कि मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी। मतलब सबसे ज़्यादा तो पहले फंक्शनल ग्रुप की होती है, फिर मल्टीपल बॉन्ड की, और लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट की। तो हमें वहां से नंबरिंग करनी है जहां से हमें मल्टीपल बॉन्ड हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया, इन द ऑर्डर। क्या ऑर्डर होना चाहिए, सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को। अब क्योंकि इस मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो हम नेक्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, मल्टीपल बॉन्ड को। और फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, सब्स्टिट्यूएंट को। तो मिथाइल हमारा यहाँ पर क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। तो पहली प्रायोरिटी जब देखा कि ऊपर और नीचे से जाने पे डबल बॉन्ड को बराबर प्रायोरिटी मिल रही है, फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, सब्स्टिट्यूएंट को। तो सब्स्टिट्यूएंट ऊपर से जाने पे 3 आ रहा है और नीचे से जाने पे 4 आ रहा है। तो नंबरिंग हमारी ऐसी ही होगी, 5, 6 और 7। समझ में आया। तो अब यहां से आप देखो मिथाइल की पोजीशन कौन सी है, 3। तो ये शुड बी 3 मिथाइल। और ये जो 2 मिथाइल हैं ये कौन से पे हैं, 7। तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या हो गई, 3,7,7। तो ये 377 377, ये तो 477 है। तो 3 और 4 तो होगा ही नहीं, ये हटा दो। अब आप देखोगे ओवरऑल बाकी क्या है, सब सेम ही है, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। तो अब बस अंतर किस में आ रहा है, आपका RS निकालने में। तो बस RS निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको CIP रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से देखना बेटा, हमारा जो पहला कायरल कार्बन है,
इसको मैं केवल यहाँ शो कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। अब इससे देखो बेटा क्या क्या जुड़ा है इससे। अच्छा, ये बॉन्ड जो है, कौन सा बॉन्ड मैं आपको बताऊं थोड़ा सा हाईलाइट करके, ये वाला बॉन्ड वेज पर है। तो इस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा ऊपर, वो किससे जुड़ा होगा? डैश से, है ना। तो ये होगा डैश पे। ये वाला बॉन्ड जो है वो वेज पे, और एक बॉन्ड प्लेन में ऊपर, एक बॉन्ड प्लेन में नीचे। अब बस बात कर दी हमको प्रायोरिटी की, तो देखो कैसे करेंगे। हाइड्रोजन है, इसकी तो प्रायोरिटी सबसे कम होगी, तो उसको तो हमने नंबर 4 दे दिया। अब सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी होगी? तो ध्यान से देख बेटा, ये कार्बन जो कायरल कार्बन है, जो कार्बन नंबर 1 है, ये इस बॉन्ड से, वेज वाले बॉन्ड से, है ना, सॉलिड बॉन्ड से जो जुड़ा है, ये कार्बन कैसा है? तो ये 3 डिग्री का कार्बन है। 3 डिग्री का कार्बन मतलब ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये 3 डिग्री का कार्बन है। अच्छा, इस कार्बन से जो ये वाला कार्बन जुड़ा है, ये वाला कार्बन नंबर 2, तो ये देखो कार्बन नंबर 2, ये कितने कार्बन से जुड़ा है? तो ये तो केवल एक कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। आप ही मत बोलना कि सर ये 2 कार्बन से दिख रहा है आपको, हम केवल इसको छोड़ के बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो हम देखेंगे जैसे यहाँ था, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ये मिथाइल और नीचे वाला बॉन्ड 3 कार्बन, ऊपर वाला देख रहे हैं तो इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है और 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है। ऐसे सोच लो, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, तो कितने डिग्री का हो गया? 1। और नीचे वाला देखोगे तो 2 डिग्री का है। क्यों 2 डिग्री का है? जो 6th कार्बन है वो कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 7 से जुड़ा है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर आपको पता है 3 डिग्री की ज़्यादा होती है, 2 डिग्री से 2 डिग्री की ज़्यादा होती है 1 से, CIP रूल होता है। तो घुमा दो बेटा, 1 से 2, 2 से 3। ये है ना, अब गड़बड़ हो गया, देखो ये है ना, थोड़ा सा ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा, कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना। हमने घुमा तो दिया था, पर ये प्रायोरिटी ऑर्डर थोड़ा ना बेटा, ये तो डिग्री है। 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो 3 डिग्री वाले कार्बन की प्रायोरिटी क्या होगी? सबसे ज़्यादा। 2 डिग्री वाले की नेक्स्ट, और सबसे कम किसकी होगी? 1 डिग्री वाले की। तो इसकी प्रायोरिटी होगी 3 और हाइड्रोजन की सबसे कम 4। ये क्लियर? अब घुमा दो बेटा, 1 से 2, 2 से 3। घुमाने पे कैसा आ रहा है? ये क्लॉकवाइज आ रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? S। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप क्या है? ऑलरेडी हमारा प्लेन के पीछे है। तो CIP रूल ये कहता है कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी होता है ना, वो आपको प्लेन के पीछे रखना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इसका मतलब कार्बन नंबर 1 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? S। तो इट शुड बी 1S, ऑप्शन नंबर 1। तो दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे 5 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए। कोशिश करूंगा बेटा कि ना थोड़ा सा रेगुलरली मैं वीडियो को अपलोड कर पाऊँ। एक बार बस थोड़ा सा समय लगेगा, हम अपने ऑफलाइन बैच के साथ और ये जो हम ऑनलाइन कंटेंट बना रहे हैं इसके साथ मैं सिंक में आ जाऊँ, देन विल हैव, है ना, एक रेगुलर फ्रिक्वेंसी के साथ फिर मैं ये वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो जो भी अगर आपको डाउट हो, जो भी चीज़ में अगर आपको पूछना हो, कन्फ्यूजन हो, आप हमको, है ना, कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और मेरा रिक्वेस्ट है ना, आप पूरी ये सीरीज को देखिएगा ध्यान से। तो बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ। मैं बार बार हर वीडियो में लास्ट में ये कहता हूँ कि क्या होगा कि कुछ नहीं तो कम से कम आपको अप्रोच आ जाएगा। वो बहुत बड़ी बात होती है बेटा। आप पूरी थ्योरी पढ़ लो लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच नहीं आया तो उसका कोई फायदा होता नहीं है। तो इसलिए क्या करना है, आप पहले इसको पढ़ो, भले आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको लग रहा है कि अरे तो हमारे ऊपर से जा रहा है, बाउंसर जा रहा है, फिर भी पढ़ो, ठीक है। पढ़ने से कोई नुकसान नहीं होगा, कुछ सीखोगे ही। आज जिस स्थिति पे हो कल उससे बेहतर स्थिति पर होगे, है ना। कुछ अच्छा ही पढ़ रहे हो यहाँ पे, है ना, वो माइंड सेट के साथ पढ़ो। और अगला अगर आप दिसंबर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास 6 महीने, साथ ही साथ पैरेलली आप क्या पढ़ते जाओ? थ्योरी पढ़ते जाओ, ठीक। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।